Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all are doing great. Also you're fine and safe. Let's get started with today's analysis. तो 14th अगस्त का एनालिसिस कर रहे हैं हम. इफ़ यू वांट टू बाय आवर वीडियो लेक्चर्स, आप हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो वो logiri.in पर अवेलेबल हैं. ठीक है, वहाँ पर आप कूपन कोड लगा सकते हैं एजुगिरी 50 का और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स फॉर द मंथ ऑफ मे एंड जून. जुलाई के भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे. तो आपको ये वैसे ₹300 के मिल रहे हैं, बट अगर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ₹250 में मिल जाएंगे. एंड जून के MCQs जो हैं करंट अफेयर्स के वो भी अवेलेबल हैं. दे आर देयर फॉर ₹200, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 14 स्टेट्स येट टू ज्वाइन एजुकेशन स्कीम. ठीक है, 14 स्टेट्स कौन सी एजुकेशन स्कीम ज्वाइन करने वाली हैं जिन्होंने नहीं करी है. अब देखिए यहाँ पर तो पहले एक स्कीम के बारे में बात करी हुई है, वो है अंडर द PM उषा फोकस. अंडर द PM उषा फोकस डिस्ट्रिक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. द चैलेंज मेथड ऑफ सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व 3 stages. First stage, the states and union territories sign an MOU under which the Union Ministry, Education Ministry, with commitments on implementation of National Education Policy 2020 reforms, the state government will shortlist universities. एक मिनट, इसकी 3 stages पढ़ने से पहले हम पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं दैट व्हाट इज PM उषा स्कीम. तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, रूसा स्टार्ट किया गया. वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू फाइनेंशियली सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट्स एंड यूटीज. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी कहाँ के इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प, मॉनेटरी हेल्प देने के लिए स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस को. It was to enhance, एम क्या था, to enhance assess equity excellence in higher education with improved efficiency. मतलब हायर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे. ये किसके ऊपर कर रहे, क्या इम्प्रूव करने पे काम कर रहे थे, हायर एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद फिर आया द इनिशियल फेज ऑफ स्कीम कमेंस्ड इन 2013 फॉलोड बाय द सेकंड फेज इन 2018. इन अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द रूसा इनिशिएटिव हैज बीन रिवैम्प्ड एज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है ना, तो पहले इसको रूसा बोला जाता था, अब ये PM उषा बन गया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम PM उषा के बारे में लिखते हैं. ठीक है, कि PM उषा क्या है, और फिर ऊपर जाके हम लिखेंगे कि अब ये न्यूज के अंदर क्यों आया. तो PM उषा लिखेंगे पहले हम, PM उषा. ठीक है, PM उषा. तो PM उषा की पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे कि PM उषा क्या है. PM उषा इज, चलिए लिखते हैं, PM उषा इज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभियान, देखिए यहाँ पे उच्च, मतलब यहाँ से हम उच्च वर्ड से क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है उच्च, द वर्ड उच्च, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद हायर एजुकेशन. ये क्या है, ये क्या है, टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन इन स्टेट्स और यूटीज, earlier known as रूसा, that is राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, इतना बेसिक सा पता चल गया कि इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं. PM उषा की फुल फॉर्म पता चल गई हमें, और इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में इम्प्रूव करना चाहते हैं. और हायर एजुकेशन में इम्प्रूव कैसे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प फाइनेंशियली. ठीक है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देगी. तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली मिल गया कि क्या प्रोवाइड होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करेगी. फाइनेंशियली कैसे, पैसा प्रोवाइड करने वाली है. ठीक है जी, PM उषा क्लैरिटी होगी हमें. अब PM उषा यहाँ से हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई होंगे, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं जो वो फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, करने दो. अब यहाँ पे केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग द 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज व्हिच आर येट टू साइन अ क्रूशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री व्हिच मैंडेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू get fund of almost ₹13,000 crore for the next 3 years under center's flagship scheme for state-run higher education institutions. अब एक MOU साइन करना है स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेट्स ने साइन नहीं किया है. ठीक है जी, अब यहाँ पर PM उषा एक बार दोबारा से रीडिंग करेंगे हम कि क्या है.
Under PM Usha, focus of districts should be identified to improve overall quality of higher education. ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करो जहां पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बुरा हाल है, उसको ठीक करना है. अब इसके अंदर चैलेंज मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व 3 स्टेजेस. ठीक है ना. अब कैसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करेंगे? द स्टेट एंड यूटी साइन एन MOU with the Union Education Ministry with commitment on implementation of National Education Policy 2020 reform. ठीक है, तो यहाँ पे पैसा लेने के लिए MOU साइन किया जाता है, और इस MOU में क्या है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिफॉर्म्स हैं, जो चेंजेस लेकर आने हैं, वो अप्लाई करेंगे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? कुछ गवर्नमेंट ने कहा कि हम पूरा रिवैम्प कर देंगे एजुकेशन सिस्टम, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो चेंज लाने की रिक्वायरमेंट है, वो चेंज लेकर आए हैं. और वो स्टेट्स अगर कहेंगे कि हम वो रिफॉर्म्स अप्लाई करेंगे, तब गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी. द स्टेट गवर्नमेंट विल शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट. द मिनिस्ट्री विल इवैल्यूएट द प्रपोजल एंड देन सेंड देम फॉर अप्रूवल बाय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा जरूरत है. बट सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, ठीक है, PM उषा के लिए यहाँ पर अब हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 14 स्टेट्स येट टू जॉइन एजुकेशन स्कीम. ये लिखते हैं 14 स्टेट्स, एक मिनट, 14 states yet to join education scheme. ठीक है, 14 स्टेट्स अभी भी ज्वाइन करेंगे एजुकेशन स्कीम. कौन सी? PM उषा, जो जिसमें पार्ट है. ठीक है, PM उषा के लिए क्या है? PM उषा स्कीम का हमने लिख लिया कि क्या है. अब इसके अंदर फर्स्ट जो हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टेट्स एंड UTs टू साइन MOU विद फर्स्ट स्टेज ऑफ PM उषा लग रहा है ये. ठीक है, फॉर MOU विद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, with commitments on implementation of national education policy 2020 reforms. ठीक है, अब यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ पर पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी. ठीक है, रुपीज यहाँ पे वेस्ट बंगाल आर अमंग द यूनियन टेरिटरी विच आर येट टू साइन MOU विद विच मैंडेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू गेट फंड्स. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है टू गेट फंड्स ऑफ ऑलमोस्ट ₹13,000 करोड़. ठीक है, प्रधानमंत्री अभियान बजट. अब यहाँ पे स्टेट्स कह रही हैं कि कुछ पैसा, बहुत सारा पैसा हमें भी देना पड़ेगा, पूरा ये नहीं दे रहे हैं. तो बट यहाँ पे 14 स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी पर्टिकुलर नेम करी है? केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल अमंग सच स्टेट्स. ठीक है, जिन्होंने MOU नहीं साइन किया है. क्योंकि उन्होंने MOU साइन नहीं किया है? बिकॉज दे हैव नॉट साइन द MOU. ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं किया, उनको ये फंड्स नहीं मिलेंगे. ठीक है ना. और PM उषा के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि क्या स्कीम है. जो स्कीम्स होती हैं ऐसी, नॉर्मली उसके अंदर से क्वेश्चन ये होते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बता दो. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. दिस इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन. किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन के अंदर कौन सी गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा किसको प्रोवाइड कर रही है? स्टेट्स एंड UTs को. ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए. ओके, चलिए उसके बाद मणिपुर ऑफिशियल्स टोल्ड टू क्विट सोशल मीडिया ग्रुप्स. ठीक है, क्यों भाई? तो पढ़ेंगे उसको. एमिड रिपोर्ट्स दैट द ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस आर स्प्लिट ऑन एथनिक लाइंस इन मणिपुर. ठीक है, वहां पर क्या कह रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ऑफिशियल्स. ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्यूरोक्रेट्स कह देते हैं. ठीक है, स्पेशली हायर जो हायरार्की, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, हायर पोस्ट होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी.
ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो स्प्लिट ऑन एथनिक लाइन्स, ठीक है, मतलब मेती कम्युनिटी के साथ, कुकी चिन कम्युनिटी के साथ। अगर यही दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिन्होंने स्टेट की रक्षा करनी है इस टाइम पे, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इन मणिपुर द स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑफिशियल्स टू क्विट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट फर्दर सेपरेटिस्ट, एंटी-नेशनल, communal and divisive agendas. The government has sought a compliance report from all its departments. इन्होंने क्या बोला है ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस को कि आप कोई भी जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनको आप उनको नहीं ज्वाइन कर सकते। अ लेटर सेंट इन दिस रिगार्ड बाय Ranjit Singh, Commissioner, is part of status report filed by Manipur government in Supreme Court on August 1. It has been noticed that many formal and informal groups on social media platforms such as Facebook, WhatsApp, and other chat groups are engaged in furthering separatist, anti-national, anti-state, anti-social, communal, and divisive agendas which cause disturbance in existing peaceful social harmony, law, and order situation of the state. Members of the groups to push their agenda indulge in spreading false information, hate speech, videos, as well as sharing information which should not be available in public domain. The letter said many senior officials are members of the social media groups inadvertently or by choice, adding that some government employees are also contributing, sharing, and commenting on blogging and microblogging sites in a manner unbecoming of a government employee. वो कह रहे हैं क्या करा हुआ है इन्होंने, ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट करें, which is not right. It warned that being a member of such groups is in contravention of Rules 5 and 7 or both All India Services Conduct Rules 1968 and such members are liable to face disciplinary action. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि मणिपुर government officials asked to quit social media groups. Asked to quit social media groups. ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले why, क्यों, why बिकॉज यहाँ पर ग्रुप्स आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करें, engaged in separatist, anti-national, anti-state, anti-social etc. causing disturbance. ठीक है ना, मतलब अब उसके अंदर क्या हो रहा है, लीडिंग टू a bureaucracy and police split on ethnic lines. ठीक है ना, तो स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किया गया कि आप सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं उनको एग्जिट कर दें, क्विट कर दें। ठीक है, नो मोर रोल फॉर तमिलनाडु गवर्नर इन नीट बिल सेंड टू प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है, नीट क्या है? नीट इज द एग्जाम जिसके थ्रू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्पेशली एमबीबीएस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, और भी जितने मेडिकल के कोर्सेज हैं उसके अंदर नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है, बहुत सारे कोर्सेज में। ठीक है ना, तो तमिलनाडु कहता है हमें नीट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, बहुत सारी चीजें ये कहते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि रिमार्क्स दैट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम entrance test, not engineering, entrance test is going to stay in the country and students from the state cannot be intellectually disabled. अब वो जो गवर्नर था उन्होंने कहा कि अरे ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो रहेगा। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल लेवल टेस्ट करता है ये बच्चों का। ठीक है, अब यहाँ पे वो मिसलीडिंग एंड अननेसेसरी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एमए सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि यार ये फालतू का कमेंट था, कोई जरूरत नहीं थी ये बोलने की। He said under the guise of facilitating NEET toppers at Raj Bhavan on Saturday, governor had come out with misleading statements. When the elected government in state has passed a unanimous resolution and bill seeking exemption from the test and sent it to the governor, he had refused to forward it to the president's office and returned it to the speaker. अब क्या हुआ यहाँ पे, जो नीट के टॉपर्स थे उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको प्राइज दे रहे थे, तब गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने ये बोला कि भाई नीट कहीं नहीं जाएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तमिलनाडु जो है वो बिल लेकर आ रही है, मतलब प्रपोज कर रही है एक लॉ कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तमिलनाडु को फ्रॉम नीट। ऐसा बिल ये पहले भी लेकर आए थे, जो गवर्नर के पास क्या, देखिए बिल का तो साइकिल मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि बिल क्या है, प्रपोजल।
ठीक है, प्रपोजल है कि भैया हमको ये लॉ बनाना है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हम बात करें तो पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। अगर हम स्टेट लेवल पे इससे बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां जाता है, राइट। तो वहां पे भी जाता है साथ में, और फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास अगर सेंट्रल की बात करें, और गवर्नर के पास अगर हम स्टेट की बात करें। ठीक है ना, यहाँ पे एसेंट दिया जाता है, एसेंट। एसेंट मतलब अप्रूवल, और जैसे ही अप्रूवल एसेंट मिलता है, जो ये बिल है हमारा, ये क्या बन जाता है, लॉ। और क्योंकि ये लॉ बन जाता है तो ये हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फॉलो दिस, हमें ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इज देयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग बिल लेकर आए कि नीट से हमें हमारी स्टेट के बच्चे जो है, मतलब हमारे वाले नीट नहीं देंगे। मे बी जो, मैंने इतनी डिटेल में बिल नहीं पढ़ा, बट जहां तक मुझे याद है कि तमिलनाडु के जो कॉलेजेस है वहां पर के एडमिशन जो है, या तमिलनाडु के कुछ, तमिलनाडु में जो कॉलेजेस है उनके लिए नीट एग्जाम्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल लेकर आए। ठीक है, अब बिल स्टेट लेजिस्लेचर में क्या पास हो गया, गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर ने क्या किया, जो प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए था, कुछ बिल्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को भेजने पड़ते हैं, गवर्नर को, वो इंस्टेड ऑफ गवर्नर ने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा, वापस से कहाँ भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दिया कि पास नहीं करना। मैं मतलब बीच में अड़चने डाल रहा था गवर्नर, तो कहा ये सही नहीं है। ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर असेंबली रीअडॉप्टेड द बिल, दोबारा से रीअडॉप्ट किया, द गवर्नर फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। ठीक है, मिस्टर सुब्रमण्यम सेड द प्रेसिडेंट ऑफिसर हैज सेंट द बिल टू द यूनियन होम मिनिस्टर, वेयर ऑफिशियल्स हैड sought clarification from Tamil Nadu government. Now assuming that the president gives his assent to the bill, the governor's office would get an intimation, not permission. Hence the governor has, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जो बिल है, अब कई गवर्नर को कुछ बिल जो होते हैं स्टेट के, वो प्रेसिडेंट को भेजने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ वाले केस में प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ये बिल जो है यूनियन होम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दिया, यूनियन होम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दिया। अब यूनियन होम मिनिस्टर कुछ बात करेगी, कुछ पूछेगी तमिलनाडु वालों से, और अगर प्रेसिडेंट इसको यस कर देते हैं, गवर्नर को परमिशन नहीं, गवर्नर को सिर्फ बताया जाएगा कि अच्छा तुमने वो बिल भेजा था, उस पर हमने परमिशन दे दी है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैड प्रॉमिस्ड इन इलेक्शन मैनिफेस्टो 2021 का जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो क्या होता है, प्रॉमिसेस, कि अगर तुम मुझे अपना चीफ मिनिस्टर चुनोगे तो मैं ये सब कुछ करूंगा। ठीक है, दैट इफ इलेक्टेड इन पावर द डीएमके वुड गेट, इफ डीएमके पार्टी का नाम है, वुड गेट एग्जाम्पशन फॉर द स्टेट फ्रॉम नीट। ठीक है, तो अभी हमें ये जो चीजें नोट करनी है, वो ये करनी है कुछ चीजें। ठीक है, ये करनी है, नो मोर रूल फॉर तमिलनाडु। ठीक है ठीक है ठीक है, नीट इज गोइंग टू स्टे इन द कंट्री, ना 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 ना। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, बिल वेयर ऑफिशियल, ठीक है, तमिलनाडु seeks exemption for state from नीट। ठीक है, ये हो गया। नीट का फुल फॉर्म क्या है, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी। नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एग्जामिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम स्टोरी लिखेंगे कि फर्स्ट बिल अडॉप्टेड, गवर्नर sent it back to speaker, second time adopted plus passed, adopted ही making pass करके, governor has sent to president, president forwarded to यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक है ना, ये अपडेट चल रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी स्टेट जो है वो अगेंस्ट खड़ी है नीट के, या चाहती है एग्जाम्पशन फ्रॉम नीट। ठीक है, बट अगर हमें ये भी पूछते हैं कि कौन सी स्टेज पे है, तो वो भी हमें पता है। ठीक है, चलो, एलजी's ऑफिस ड्रॉप्स शेर फ्रॉम श्रीनगर शेर ए कश्मीर ग्लोबल कन्वेंशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन संडे ड्रॉप द टाइटल शेर ए रेफरेंस टू द लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडर
Mohammad Abdullah from the name of the convention center located on the banks of Dal Lake in Srinagar, possibly indicating a change in its name. तो यहाँ पे शेर ए कश्मीर एक कन्वेंशनल सेंटर था, बहुत सारी एक्टिविटी मतलब बहुत सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेज होती थी श्रीनगर में, उसका नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके नाम के ऊपर है। Until Saturday, official communications referred to the Sher-e-Kashmir International Convention Center, which on Sunday was termed Kashmir International Convention Center. ठीक है ना, कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया, शेर ए हटा दिया उसमें से। इन अ स्टेटमेंट pertaining to an official function where LG Manoj Sinha flagged off तिरंगा यात्रा in Srinagar, the official communique, तो वहाँ पे official communique में पता चला कि हाँ नाम चेंज हो गए। The convention center was built in 1977 by renowned architect Joseph Steen. It was named Sher-e-Kashmir, Lion of Kashmir, after the title used by Sheikh Mohammed Abdullah, a towering figure in the erstwhile state policy. Since the Union government ended Jammu and Kashmir's special constitutional possession, that is Article 370, the LG administration first dropped Mr. Abdullah's name from the State Police Awards. A holiday on Abdullah's birth anniversary was also removed from official calendar. तो इन्होंने क्या किया, स्टेट पुलिस अवार्ड में से भी इनका नाम जो है वो रिमूव कर दिया, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी जन्मदिन पर जो छुट्टी होती थी स्टेट में वो भी रिमूव कर दी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड मुझे टाइटल सोचने दीजिए, शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन श्रीनगर, नेम शेर removed. Number 1, why? Sher-e-Kashmir, Lion of Kashmir, title used for founder of National Conference, that is NC, Sheikh Mohammed अब्दुल्ला। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो अब इसके अंदर से फर्स्ट ड्रॉप्ड अब्दुल्ला's name from State Police Awards, birth Abdullah, holiday on Abdullah's birth anniversary removed from calendar। अब ये जो दो मूव्स थी ये अर्लियर हुई, ठीक है, और ये वाली जो मूव है ये नाउ हुई। ठीक है, कई बार मैं विन लिख देती हूँ, WIN, ठीक है, ये क्यों लिखती हूँ, वाई इन न्यूज, की न्यूज में क्यों आया, बैकग्राउंड न्यूज समझा देती हूँ। ठीक है ना, कभी रिवाइज कर रहे हो तो हमें लगता है यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम पागल हो गए, ये क्यों पढ़ा रही है। तो वाई इन न्यूज से हमें पता चल जाता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको। स्प्रेडिंग द बहुजन कल्चर, आर्ट्स एंड लिटरेचर थ्रू आउट द कंट्री, बहुजन समाज का जो आर्ट एंड लिटरेरी वर्क जो है बीइंग लॉन्च बाय स्वीपर्स इन हैदराबाद, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, द लिटरेचर पब्लिश्ड बाय राइटर्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस वाज लॉन्च साइमल्टेनियसली एट 100 प्लेसेस इन द कंट्री विद द एफर्ट ऑफ तेलंगाना साहित्य अकेडमी। ठीक है, क्या किया गया यहाँ पर, लिटरेचर पब्लिश्ड बाय लिटरेचर पब्लिश्ड बाय writers from backward classes was launched simultaneously at 100 places in the country। ठीक है ना, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको बहुजन समाज भी कहा जाता है, उन्होंने जो बुक्स, जो मटेरियल लिखा, ठीक है ना, उसको लॉन्च कैसे किया गया, उसको 100 प्लेसेस में एक साथ लॉन्च किया गया बहुजन समाज को का काम प्रमोट करने के लिए, विच इज अ ग्रेट थिंग।
राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, द आइडिया वॉज टू टेक द ये किसने किया, किसकी, विद द एफर्ट ऑफ, विद द एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट से हुआ ये, किसके एफर्ट से हुआ ये, यहाँ पे लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे विद द एफर्ट्स ऑफ, विद द एफर्ट्स ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे विद द एफर्ट्स, विद द एफर्ट्स ऑफ, विद द एफर्ट्स ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना साहित्य अकेडमी, ठीक है। ये करा, और उसके बाद इसमें एज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव लॉन्ग पोएम बहुना रिटन बाय सो एंड सो एंड रिटन बाय वर अनवेल्ड एट 100 प्लेसेस, ठीक है। बहुजन लॉन्ग पोएम्स, एक मिनट रुको, लॉन्ग पोएम्स, ये भी लिखना पड़ेगा कौन सी पोएम्स है, लॉन्ग पोएम्स बहुजना, बहुजना, बहुजना बहुता रिटन बाय, बहुजवा रिटन बाय वानापतला, वानापतला सुब्बाइया एंड नेनु सवित्रीबाई फूले नु मतला तुतुना, मी सवित्रीबाई फूले, फूले स्पीकिंग, मी सवित्रीबाई फूले स्पीकिंग, ये क्या क्या क्या, लॉन्च्ड, लॉन्च्ड और अनवेल्ड, लॉन्च्ड और अनवेल्ड एट 100 प्लेसेस इन द कंट्री, ठीक है। चलो आगे चलें। पाकिस्तान पॉलिटिकल रोलर कोस्टर कॉन्टिन्यूस, पॉलिटिकल रोलर कोस्टर, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, जिनका नाम मैंने तुम्हें कल लिखवा दिया था, राइट, कल वाले सेशन में हो गया है। अब वहाँ पे क्या है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो मतलब देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, केयर टेकर पीएम आ गए वहाँ पे, केयर टेकर पीएम मतलब वहाँ पर इलेक्शंस होंगे अब, ठीक है, इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शंस तो होंगे, ठीक है, बट वहाँ पे वो कह रहे हैं किसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलैरिटी हो रखी है बहुत ही ज़्यादा इमरान खान की। इमरान खान कहाँ बैठे हैं, जेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इमरान खान वाला जो टॉपिक है हमने वो बहुत बार डिस्कस कर लिया, हाँ या ना, कर लिया ना डिस्कस। तो अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पता होनी चाहिए इमरान खान की, कि एक तो उनको 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो गई है करप्शन के केस के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज उनके ऊपर 5 इयर्स के लिए बैन लग गया है, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। अब जिनको नहीं पता इमरान खान कौन है, वो फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो भैया क्यों, मतलब फॉर्मर क्यों है, अभी करंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। कौन सा मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, के लोग कहते हैं हमें इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हमारा देश चला सकते हैं, क्या पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए जब कौन बनता है पीएम ऑफ अ कंट्री, जिसके साथ मेजॉरिटी लोग जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो उनका साथ देते हैं, जबकि हाँ हम तुम्हारे साथ है, बड़े चलो, ठीक है। अब इनका साथ नहीं दिया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों पास हो गया, क्योंकि इनके साथ मेजॉरिटी खड़ी नहीं हुई, तो ही हैड टू रिजाइन, ठीक है। अब ये इनकी पर पॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस, ठीक है, बहुत फेमस है ये। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, नाउ द पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड विद फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टिल द सिंगल मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री, वो पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, सेंटेंस टू अ 3 ईयर जेल टर्म ऑन करप्शन चार्जेस एंड ऑल्सो बार्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर 5 ईयर्स, बोथ डिसीजन हैव बीन अपील्ड, मतलब अपील फाइल करना मतलब डिसीजन जो है वो चैलेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, दे हैव बीन चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। जैसे ए कोर्ट ने डिसीजन दिया, बी कोर्ट जो है उसमें चैलेंज कर दिया कि ए कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर इलेक्शंस विल एक्चुअली, अब यहाँ पे वो ऑर्डर सोच रहा है कि क्या इलेक्शंस जो है पाकिस्तान में वो 90 डेज में हो जाएंगे, क्योंकि जब डिसॉल्व हुई है उसके बाद 90 डेज के विद इन इलेक्शंस होने चाहिए, क्या वो हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिन्होंने रिजाइन किया और जो उनकी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, ऑब्वियसली वो चाहते हैं दोबारा से इलेक्शंस हो और वो लोग पार्टी में आए, जो भी है वो हो। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान जिनको जेल की सजा सुनाई गई है, जो जेल में डाल दिए गए हैं, एंडेड अप इन जेल, इज नाउ वेरी वेल नोन विद इंडिविजुअल्स इन द मिलिट्री हैविंग प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल। वो कह रहे हैं वहां पे मिलिट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है
है इमरान खान को जेल में पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर पीएम जो जेल में गए हैं, क्यों गए हैं, कितने सालों के लिए गए हैं, बैन कितने ईयर्स के लिए, केयरटेकर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन बना, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल, फ्यू वुड डिसएग्री दैट लॉज रिक्वायर एन ओवरहॉल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओवरऑल माने चेंज। देखिए, लॉज ऐसी चीज है जिनको चेंज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चेंज रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लॉज हैं जिनको हम कह रहे हैं चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जो 18 ईयर्स की एज ऑफ कंसेंट जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद कंसेंट आ रहे हैं जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है। वो क्या है? टाइम। ठीक है, अब एक ऐसा टाइम था जब सोच भी नहीं सकते थे, और आज की डेट में कोर्ट कह रहा है भाई चेंज कर दो, राइट। अब यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, पहले हम एडिटोरियल पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा। फ्यू वुड डिसएग्री दैट लॉज, वो कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, लॉ नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट होते हैं उसके हिसाब से हमें अपने लॉज भी चेंज करने चाहिए, तभी लोग उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही कहा। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट होल न्यू कोड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब जो आईपीसी सीआरपीसी हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, वो पूरे के पूरे चेंज होने वाले हैं, हो जाएंगे, शायद ऐसा ही लग रहा है। तो ऑर्डर कह रहे हैं कि ये थोड़ी ना कि चक्के सब कुछ ही चेंज कर दो। ठीक है, तो अब उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म अबाउट भारतीय न्याय संहिता बीएनएस टू रिप्लेस आईपीसी। इसके ऊपर मैंने टेबल बनाया था, इसके अंदर टेबल नहीं बनाया। चलो, क्योंकि वो चलो मैं दोबारा बना रही हूँ, जिससे बना लिया था वो बस सुनिए। ठीक है ना, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है अपनी नोटबुक्स में। मैं बना रही हूँ क्योंकि इन केस किसी ने नहीं बनाया तो मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप ऐसा दोबारा बना लीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, जिसको क्या बनाएंगे, बीएनएस बुलाएंगे। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा आ रहा है, ठीक है, दूसरा जो हमारा आ रहा है लॉ, अगर ये पास हो जाता है ऑब्वियसली, भारतीय नागरिक मतलब इंसान, देश का नागरिक, सुरक्षा संहिता। अरे मैं नागरिक मतलब सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, बीएनएसएस। तो ऐसा लग रहा है डिफरेंट पार्टीज का नाम हो। ठीक है, ये क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर डिफाइन करता है कि भाई कैसे, मतलब क्राइम हुआ है तो उसके आगे क्या क्या चीजें करी जाएंगी, कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद आता है एविडेंस, कि एविडेंस क्या क्या चाहिए, कि अगर मर्डर हो जाए तो कैसे क्या क्या होगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तो मतलब ठीक है, ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करें, इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपने नहीं लिखे थे, अब मैंने लिखवा, दोबारा नहीं बना रही हूँ मैं टेबल, दूसरी बार बनाया मैंने ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले बना हुआ है ना, वो टेबल के अंदर ईयर्स भी हैं कि कौन सा वाला कब आया था, वो देख लेना, ज्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ पे लिखवा दिया मैंने। ठीक है, अब वो कह रहा है चलो ये रिप्लेस होंगे, ऐसे ऐसे कहा जा रहा है। अब इनको वो कह रहे हैं कि हिंदी नेम्स दे दिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नाउ is that it is unnecessary to refer to them wholly in their Hindi names. Every law in India has an official translation in the respective official language of every state. So the need for IPC, CRPC, Evidence Act to be referenced to in their Hindi names alone is questionable. वो कह रहे हैं questionable है। अब ये इसकी ओपिनियन है। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, भैया ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर तारीफ कर रहा है थोड़ी। इन सब्सटेंस द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज वेलकम एंड इट्स एपरेंट इक्विवेलेंट द न्यू सेक्शन 150 डज नॉट यूज ओवर ब्रॉड टर्म्स सच एज प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन। देखिए सेडिशन क्या है। ठीक है, सेडिशन कहते हैं कि जो गवर्नमेंट इन पावर है, अगर उसके अगेंस्ट कोई हेटरेट जनरेट कर रहा है तो भैया उसको जेल में डाल दो, उसके अगेंस्ट एक्शन लो। तो अब यहाँ पर सेक्शन 124A था। ठीक है, अभी 124A है आईपीसी के अंदर। इसकी कहानी अलग ही चल रही है। इसकी कहानी अलग क्या चल रही है, तो सेक्शन 124 जो आईपीसी का है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, ये चैलेंज हो गया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हो रखे। क्या हो रखे, चैलेंज हो रखे हैं। क्यों चैलेंज हो रखा है, और चैलेंज हुआ और सस्पेंड भी हो गया, क्योंकि भाई इसका मिसयूज करा जा रहा था। समझो इसको, सेडिशन क्या है कि गवर्नमेंट इन पावर के अगेंस्ट अगर कुछ ज्यादा कुछ कर रहा है तो उसको कह देते हैं कि भैया एक्शन लो इसके अगेंस्ट। ठीक है, लोगों को भड़का रहा है उसके अगेंस्ट, तो सेक्शन 124A आईपीसी इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चैलेंज हो गया, चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया मतलब नॉट एप्लीकेबल। कोई भी इस लॉ के अंदर ये ऑफेंस ही नहीं है, कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सस्पेंड क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हमें टाइम दीजिए, हम देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ये तो आईपीसी पुराना वाला लॉ। ठीक है, जो नया वाला लॉ है उसके अंदर कहा जा रहा है सेक्शन 150
सेक्शन 150 जो है वो कुछ सेडिशन जैसे से डील करता है, बट वो यूज नहीं कर रहा है, इज नॉट यूजिंग, ये लिखिए नॉट यूजिंग टर्म्स, नॉट यूजिंग टर्म्स सच एज promoting disaffection, not using terms such as promoting disaffection against the government or bringing it into hatred or contempt. अब यहाँ पे एक टर्म क्या है, देखिए ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन, अब सेडिशन के अगेंस्ट क्यों थे सेडिशन के अगेंस्ट, बिकॉज जो इसकी डेफिनेशन है 124A के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है ये, वो इसके अंदर वेग टर्म्स यूज करी गई है। वेग टर्म्स क्या होती है कि डेफिनेट मतलब कुछ भी मीनिंग दे दो हिसाब से जो हुआ है, मतलब अगर किसी को आप सेडिशन के अंदर अरेस्ट करना चाहते हो तो उसको कुछ भी मीनिंग करके गवर्नमेंट पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, बट अब वो कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स है रिमूव कर दी गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेग टर्म्स रिमूव्ड, ठीक है ना, वेग टर्म्स रिमूव्ड, ऐसा ऑर्डर कह रहा है, बट हम भी लिख लेते हैं क्योंकि सेक्शन 150 के बारे में हमें पता चल रहा है कि भैया ये न्यू सेडिशन है, लिख लो न्यू सेडिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट क्रिमिनलाइजेस प्रोमोटिंग सेसेशनिज्म। सेसेशनिज्म क्या होता है ये लिखवा देती हूँ मैं आपको, यहां से उठाएंगे हम, देखिए इसका मतलब है रिलेटिंग टू और सपोर्टिंग सक्सेशन, सेसेशन मतलब द एक्ट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंट्री, समझ रहे हो किधर से आ रहा है ये। तो यहाँ पर बनाते हैं इसके नोट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेसेशनिस्ट, ठीक है, सेसेशनिस्ट के ऊपर सेक्शन आ रहा है। सेसेशनिस्ट का मतलब क्या है, रिलेटिंग टू और सपोर्टिंग सेसेशन, एक मिनट मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, secession which means the act of becoming independent and no longer part of a country, ठीक है ना। मतलब अगर कोई कहते हैं कि हमको सेपरेट देश चाहिए तो वो इट इज एन ऑफेंस नाउ, ठीक है। अभी ये बिल है मतलब प्रपोजल है, अगर लॉ बन गए तो ये भी एक ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद द क्रिमिनल, ठीक है, सेपरेटिज्म, आर्म्ड रेबेलियन मतलब आर्म्स लेके आ जाना, धुक 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 गोलियां चलाना, तो भैया पिटोगे। बट इट ऑल्सो टारगेट सबवर्सिव एक्टिविटीज एंड एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। वो कह रहे कुछ अभी भी टर्म्स हैं जिनका मिसयूज करा जा सकता है, बट वो ना अलाउ करे तो बढ़िया रहेगा। Other potentially misusable provision in this new section 195 equivalent to section 153 BIC. It penalizes making or publishing false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India. While mob lynching and organized crime are new sections, significant opposition is hate speech. अब यहाँ पे ये टर्म्स हमें, ये चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने कल भी कुछ चीजें लिखी थी, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर कि सेक्शन 195 IPC is equal to section new section 195 new is equal to section 153 B IPC, जो क्या होता है misleading information, false और misleading information, ठीक है ना, info जो जेपराइजिंग सॉवरेनिटी, इंडिया की सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को फर्क पड़ता है जिससे, ठीक है ना, वो उसके पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है उसको, वो पहले भी था अब भी है। मॉब लिंचिंग का नया एक्ट डाला गया है, ठीक है। हेट स्पीच, ठीक है, ओमिशन इज हेट, ओमिशन ऑफ हेट स्पीच, ठीक है ना, हेट स्पीच वो रिमूव कर दी गई है। द प्रोसीजर कोड इनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स एब्सेंशिया। अब यहाँ पे एविडेंस के अंदर एविडेंस क्या होता है कि भैया अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई बोल देगा इसने मेरा रेप किया, मर्डर किया, ये कोई भी खड़ा है वहां पे बोल दे कि हाँ इसने मर्डर किया, ऐसे तो कोई भी किसी को भी फंसा देगा। कुछ रूल्स है उसको प्रूव करने के लिए, उसमें वो एविडेंस में दिए हुए हैं। तो अब ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट जो हम लिखेंगे वो क्या है, द प्रोसीजर कोड इनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इन एब्सेंशिया, ठीक है। प्रोसीजर कोड लिखे साथ में, प्रोसीजर कोड इसको मैं समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। प्रोसीजर कोड जो है वो क्या करता है, प्रोसीजर कोड क्या डिफाइन करता है, प्रोसीजर कि भैया अगर ट्रायल हो रहा है, कोर्ट केस सुन रही है तो कैसे सुनेगी,
क्या क्या चीजें होंगी जो जज को ध्यान में रखनी है, वो बताया गया है। ऐसा नहीं कि जज अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, ना, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5th पॉइंट हम लिखेंगे अपने पर्पल पेन से। वो क्या है? प्रोसीजर कोड इनेबल्स, प्रोसीजर कोड इनेबल्स, प्रोसीजर कोड इनेबल्स conduct of trial, conduct of trial of proclaimed offenders, of proclaimed offenders in absentia। देखो यार, एब्सेंटिया से एक बात पता चल रही है, एब्सेंट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है? कि भैया उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली, मिल ही नहीं रहा, भागा हुआ है। ठीक है ना, भागा हुआ है, तो भागा हुआ है तो अब उसने क्राइम तो किया है। ठीक है ना, अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम एंड हैज अ वारंट इशूड फॉर देयर बट हैज नॉट अपीयर्ड इन कोर्ट। ठीक है, तो अब ये भागा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मीनिंग। ठीक है, लिखिए यहाँ पर ऊपर, इसको एरो करके मैं लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में जहाँ पर जगह है, एन इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल एक इंसान, who has been accused of committing a offense, committing a crime or offense, and has a warrant issued for arrest but not appearing। ठीक है, वारंट इशू हो रखा है उसके, कोर्ट कह रही है भैया अपियर हो जा, वो अपियर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्ट कह रही है कि आप कोर्ट में आ जाओ, नहीं हो रहा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो घोषित कर देते हैं, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर है। बट अगर वो एब्सेंट, एब्सेंटिया मतलब एब्सेंट है, अब कैसे होगा? ठीक है, अभी मतलब अब वो कह रहे हैं कंडक्ट ट्रायल, प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे ट्रायल कंडक्ट होगा, अगर वो नहीं भी है तब भी, तो ये एक अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, वो कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर्स मैंडेटरी इज वेलकम। ठीक है, मेकिंग videography of seizures मैंडेटरी। सीजर्स के कुछ सामान मिला, ठीक है, उसकी वीडियोग्राफी करनी अब मैंडेटरी हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है बहुत इधर अपनी जेब में डाल लेते हैं। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। सो टू उसके साथ खत्म कुछ चीज इधर छेड़छाड़ कर देते हैं, वो नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर डीम्ड सैंक्शन इफ अथॉरिटी फेल टू ग्रांट इट विद इन 120 डेज, हाउएवर द रिमांड प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें अभी जो क्लियरली दिया हुआ था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। लॉज के बारे में हर रोज लिखेंगे, इसके बारे में कल भी हमने लिखा था, प्लीज लिखते रहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कमीशन जो बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम है केजी बालाकृष्णन कमीशन। क्या करना है इनको? देखिए, ये कमीशन जो है टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट लोग, अब हिंदू शेड्यूल कास्ट को तो बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर बीइंग अ शेड्यूल कास्ट, सिख को भी मिलते हैं, बुद्धिस्ट को भी मिलते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं स्टार्टिंग तो हिंदुइज्म से हुई, फिर हिंदू से मतलब डिफरेंट जो हिंदू कन्वर्ट हुए डिफरेंट रिलीजन्स में, और एससी हिंदू जो कन्वर्ट हुए इनटू डिफरेंट रिलीजन्स, क्या उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इन तीनों को तो, इन दो हिंदूज को तो मिल ही रही है, बुद्धिस्ट और सिख को मिल रही है, बट मुस्लिम और क्रिश्चियंस को नहीं मिल रही। यहाँ पे क्रिश्चियंस लिखा हुआ है, जो एक्चुअल है मुस्लिम क्रिश्चियंस दोनों है। ठीक है, इन दोनों को नहीं मिल रही है, तो इससे बिठाया गया कमीशन की क्या देनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, ये बहुत दिन हो गए इनकी बात नहीं करी है, बात कर लेनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन कमीशन, केजी बालाकृष्णन कमीशन। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर आपने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मत लिखो, सुन लो बस। ये क्या है? फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। किसने बनाया? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन। ठीक है, क्या करेंगे? स्टडी पॉसिबिलिटी, टू स्टडी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि भैया ये जो है वॉज रेकमेंडेड। ठीक है, द जस्टिस
ये लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन 2007 का recommended permitting Dalits who converted to Christianity to avail reservation। ठीक है, उसके बाद findings arrived by Deshpande and Bapna 2008 appointed by National Commission of Minorities also said same। अब यहाँ पर क्या है कि वो बता रहे हैं कि भैया कमीशंस बैठे डिफरेंट, इस कमीशन जो 2007 बैठा उसने भी कहा था दे देनी चाहिए। ठीक है, देशपांडे बापना जो अपॉइंट करके थे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज में, उसने भी कहा। तमिलनाडु ने भी एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैव हेल्ड अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय तमिलनाडु असेंबली अर्जिंग सेंटर टू इंक्लूड क्रिश्चियन दलित्स एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, क्रिश्चियन दलित्स को शेड्यूल कास्ट में ऐड किया जाए, तो ये इससे बात कर रहा है। तो द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजल टू हैव अ 3 members इलेक्शन पैनल विद मेजोरिटी फॉर द, अब यहाँ पे किसकी बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 2023 के अंदर ही, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 2023 के अंदर ही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पार्ट होगा। एक मिनट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर बनाते हैं। चलो ठीक है, चलो मिल गई। दिस रन्स काउंटर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट एम्फसाइज्ड एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी दैट इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पहले मैं तुम्हें समझाई देती हूँ, फिर ही समझ में आएगा तुम्हें। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, शॉर्ट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले समझाया, मुझे याद है जिस दिन ये आया एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लो, ठीक है, तो अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जो ये इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन के बंदे हैं ये सारे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट 2023 के अंदर एक जजमेंट लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट, उन्होंने क्या कहा कि एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी होगी। क्या होगी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिटी होगी, इसके अंदर विच विल इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड करेगा, कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा प्लस उसके अंदर होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया। ये इन्होंने कहा कि भैया, ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के अंदर ही। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के अंदर ही कि भैया ये जो ग्रुप होगा, ये 3 लोग होंगे, ये चूज करेंगे किसको, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, अब इसके अंदर नाउ क्या हो रहा है, नाउ अब बिल, अब ये बिल लेकर आए हैं। बिल के अंदर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, बिल के अंदर कह रहे हैं कि जो ये सीजेआई है, ठीक है, जो ये सीजेआई है, इसके अंदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सीजेआई को रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस, अब इसकी सीजेआई की जगह इंस्टेड ऑफ सीजेआई किसको ले आओ, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को। किसको ले आओ, यूनियन, कोई यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर है कोई, उसको ले आओ। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपोजिशन क्या कह रही है कि भैया तुम मेजॉरिटी में हो जाओगे। ठीक है, बीजेपी वाले मेजॉरिटी में हो जाएंगे, पीएम तुम्हारा, ठीक है, मिनिस्टर तुम्हारा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ऐसे बिठा लोगे, उसको तो तुम चाय समोसे खिला के घर भेज दोगे, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये बिल आया है, बिल है, अभी प्रपोजल है। अब और क्या कह रहे हैं, द जजमेंट, अब ये जजमेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट आई थी जिसमें सीजेआई भी था, ठीक है, जजमेंट वाज इन लाइन विद रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाज
इन लाइन विद मतलब कहीं ना कहीं ये कमीशन ने भी यही बोला था, इन लाइन विद दिनेश विद recommendations of Dinesh Goswami committee in 1990 and Justice Tarkunde committee in 1975. ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि भैया इन कमिटीज ने भी किसी टाइम पर यही कहा था, इन कमिटीज ने भी यही कहा था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको डाला, सीजेआई को डाला। ठीक है, बट अब ये जो बिल लेकर आ रहे हैं ये गलत कर रहे हैं ऐसा। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि ये तो बताते हैं कि कौन जीता कौन हारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि वीडेम इंस्टीट्यूट जो है स्वीडन में, विच कंपेयर्स डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, हैज डाउनग्रेडेड इंडिया टू एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब एक ही इंसान है जो रूल कर रहा है, इलेक्टोरल चाहे उसको लोग चुन रहे हैं, बट ये गलत है। ठीक है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं ऐसा बोल रहा है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर इस पे लाइन मारकर ये लिख रहे हैं, वीडेम इंस्टीट्यूट इन स्वीडन, वीडेम इंस्टीट्यूट in Sweden that compares democracies worldwide has downgraded India to electoral autocracy due to loss of independence of election commission of India। ठीक है, अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ ज्ञानवपी मॉस्क। ज्ञानवपी मॉस्क कहाँ पर है, वाराणसी में है। साइंटिफिक सर्वे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइंटिफिक सर्वे एट, साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञानवपी मॉस्क। कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन कंडक्ट कर रहा है, मन में आंसर दो या कमेंट्स में आंसर दो, वीडियो पॉज कर कर। ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ASI कंडक्ट कर रहा है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या देखने के लिए कर रहा है, टू डिटरमिन if the mosque was built atop a temple, if the mosque was built atop a temple। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो ये ज्ञानवपी मॉस्क है, तो ज्ञानवपी मॉस्क है जो वाराणसी यूपी में है, यहाँ पर पहले टेम्पल बना हुआ था, टेम्पल को रिमूव कर मॉस्क बनाया गया, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है जी, मीडिया रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट ASI विल यूज, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि ASI विल यूज ग्राउंड पेनिट्रेटिंग radar, that is GPR, to produce a 3D model of buried archaeological features। अब ये जो ऑर्डर है ये कह रहे हैं कि भाई इससे सही चीज नहीं पता चलती है, बट हमें क्या पता होना चाहिए, सही गलत का तो चलो वो तो हमें नहीं पता, बट हमें पता होना चाहिए GPR की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, GPR की फुल फॉर्म क्या है, और 3D मॉडल ऑफ बरीड आर्कियोलॉजिकल फीचर्स ये निकाल कर दे देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेल अपील्स क्या होते हैं, बेल मतलब जो जेल में है वो कह रहे कि हमको आजाद कर दो, हमको नहीं रहना। ठीक है ना, अपील क्या होती है कि किसी ने बेल फाइल करी कोर्ट में, नीचे वाले कोर्ट में गए कि भैया हमको बेल दे दो, नीचे वाला कोर्ट कहता हम तो नहीं देंगे, तो फिर वो आगे ऊपर हाई कोर्ट में कि देखो नहीं दे रहा है, मेरी बनती है बेल, मुझे आजाद कर दो। ठीक है, तो बता रहे हैं द नंबर ऑफ बेल अपील्स फाइल्ड इन इंडिया एंड हाई कोर्ट सर्च पोस्ट 2020। सर्च मतलब इंक्रीज, ये मैं तुम्हें हर रोज ही लिखवा रही हूँ। ठीक है, इंक्रीज, सर्च का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, अब तो ये याद होने चाहिए।
ठीक है. According to High Court dashboard by Daksh, a think tank focused in law and justice system reform, bail appeals went up from 3.2 lakh to 3.5 lakh each year between 2022, 4 lakh to 4.3 thereafter. जैसे एक बात है यहाँ पे मुझे जो दिमाग लग रहा है, 2020 के अंदर कोविड की वजह से भी अलाउड हुई थी बहुत सारी बेल्स, तो जो लोगों का हो रहा था उनकी वजह से भी लगी थी ज़्यादा. चलो ये थिंक टैंक है, अब एक बार थिंक टैंक भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. चलो अब यहाँ पर आगे चलेंगे. अब यहाँ पे कौन कौन से 5 हाई कोर्ट्स में जिनमें सबसे ज़्यादा बेल एप्लीकेशन फाइल इन हाई कोर्ट एज अ शेयर ऑफ देयर टोटल केस लॉट बिटवीन 2021-2022. कितना? वो कहते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा हुई, फिर एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान. इन कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हुई. ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो बस ये पढ़ लिया बहुत है. बुलडोजिंग द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. यार ये बुलडोजर वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने 4 से 5 बार पढ़ लिया है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं. The Nuh and Gurugram districts of Haryana have just witnessed the reenactment of new normal in Indian politics. The demolition of dwellings and business establishment of people who are accused in criminal cases, especially offences having communal sensitivity without following the procedure established by law. अब यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नूह और गुरुग्राम में, ठीक है, क्या हुआ वहां पर, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदूज का प्रोसेशन डाला था, मुस्लिम ने स्टोन पेंटिंग कर दी, फिर उसके बाद मुस्लिम ने भी कुछ कर दिया, बहुत कुछ, सॉरी हिंदूज ने भी कर दिया, तो दोनों में लड़ाई हो गई आपस में. गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमोलिशन, रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कहते हैं कि जी इलीगल लैंड पे बने हुए इसको रिमूव करेंगे. अब यहाँ पर ऑथर ने बात करी 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बारे में. किसके बारे में? रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ के बारे में. अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ. सब इक्वल है ना. तो कहते हैं तुझे पता है मेरा बाप कौन है, ठीक है, उसको क्या करो, रूल ऑफ लॉ है. ठीक है, तेरा बाप जो भी है, तेरी माँ जो भी है, रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं, सबको इक्वली लॉ एप्लीकेबल होगा, तुम चाहे जो मर्जी हो. ठीक है, एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे रूल ऑफ लॉ, लिखोगे सभी लिखेंगे, सिर्फ लॉ वाले लिखेंगे, बाकी सबसे भी पूछा जा सकता है. ठीक है ना, एक तो शॉर्टकट कम मारा करो. मीन्स, अच्छा 1 मिनट रुको, ये डब्बा बन जाता है. इरेजर कहाँ गई, ये रही. क्या है ना, अभी दोबारा लिखना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ. ठीक है, तो इसको हम डालेंगे डब्बे में. ठीक है, और यहाँ पर हम पहला पॉइंट अपना लिख लेंगे, मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव लॉ. ठीक है ना, नो वन इज अबव लॉ, सबको लॉ इक्वली एप्लीकेबल है. दैट इज व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. ठीक है, बट एक टर्म है जिसका नाम है रूल बाय लॉ. एक टर्म है जिसका नाम है रूल बाय लॉ. Now what does rule by law means? Rule by law means using law as a tool of political repression, enforcing it unequally on parties with a different set of rules favoring a few sections of the society. Rule by law can become an instrument of oppression. मतलब आप उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो. Use it as a tool of using law as a tool of political repression and enforcing it unequally on parties. ठीक है, favoring a few sections of the society. अब यहाँ पे वो ऑथर क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो रूल ऑफ लॉ हो गया कि आप जो भी राइट्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसका जो इलीगल जगह पे कुछ बना हुआ है वो रिमूव कर दो. ये तो सही नहीं है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो मतलब ओन इट्स ओन इंटरफेयर किया है. तो क्या किया है, ओन इट्स ओन इंटरफेयर किया. अब ओन सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट के अंदर कि देखो ये हो रहा है. ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं गया, कोर्ट ने खुद देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा, खुद देखा, तब उन्होंने एक्शन लिया. तो ये रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ. रूल ऑफ लॉ कि लॉ का रूल चल रहा है, रूल बाय लॉ कि बाय लॉ. ठीक है, मैं इसको बाय लॉ को बाय कर दिया.
ठीक है, और अपने हिसाब से मैं उसको कर रहा हूँ, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इरानियन वुमेन ऑन अ रेट टू रेप्लिकेट फीट, अगर इसके अंदर हम शॉर्ट पढ़ लें तो बहुत सही रहेगा। इरानियन वुमेन्स टीम मेड इट्स एशियन गेम्स डेब्यूट, मतलब पहली बार इरानियन वुमेन जो है वो खेली इन 2010 एडिशन जो चाइना में हुआ। इट फिनिश्ड एज द थर्ड बेस्ट साइड, सिंस देन इट हैज इंप्रूव बाय अ स्टेप। इन 2014 ईरान वाज द रनर अप, लूजिंग टू इंडिया। इन 2018 Iran pulled off an upset, edging India. The 2018 Asian Game was a forgettable experience for Indian kabaddi faces men's side. A day after Iran's women shot their India counterpart to women 500. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आफ्टर Iran's win in 2018, कोच शैलजा जैन underlined the difficulty in strengthening her team's defense. तो शैलजा जैन जो है वो इनकी टीम है वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद चाइना वाज फोर्सफुली, देखिए जब भी मैं कुछ ऐसा आपको पढ़ाती हूँ और मैं उसका आपको नोट्स नहीं बनवाती हूँ, ये मत समझा करिए कि अरे ये क्या करवा रही है, उसका भी एक रीजन है, आपको लूप में रखना होता है। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपकी जगह न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, बट कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपकी इंट्यूशन बिल्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, चाइना वॉज फोर्सफुल रिप्लाई ओवर ताइवान वीपीज यूएस विजिट। अब ताइवान का जो वाइस प्रेसिडेंट है विलियम लई, वो कहाँ गया, विलियम लेई कहाँ गया, वो पाए गए यूनाइटेड स्टेट्स में। अब हम पहले लिखेंगे चाइना, अपसेट है वैसे तो, चाइना वाज फोर्सफुल रिप्लाई, यार इसको ये क्यों लिखना, चाइना सेड इट विल टेक फोर्सफुल मेजर्स, क्यों भाई, वीपी ऑफ ताइवान, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, पूरा लिख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, विलियम लाई विजिटेड यूएस। अब देखो यार, ये ताइवान क्यों ऐसा करता है, चाइना ऐसा क्यों करता है, अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये था चाइना, क्या था ये, एक बार चाइना हुआ करता था। ठीक है, चाइना हुआ करता था, अब चाइना के लोग रहते यहाँ पे, ये चाइना था, एक दिन बहुत साल पहले अटैक हुआ, है ना, तो ये एक्चुअल चाइना के जो लोग थे ये बेचारे भग गए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, और इन्होंने ताइवान चले गए लोग, ठीक है ना, ताइवान चले गए। तो ताइवान में कौन रहते हैं, एक्चुअल चाइना के लोग। ठीक है, अब जो अटैकर्स थे वो चाइना में आके रहने लग गए, ठीक है ना, और फिर उन्होंने कहा कि ताइवान भी तो हमारा ही है। ठीक है, ताइवान कहता हम तुम्हारे नहीं है, चाइना कहता तुम तो हमारा हो। ठीक है, तो अब ताइवान के साथ अगर कोई भी कंट्री अपना रिलेशन रखती है तो चाइना को हजम नहीं आता है, क्यों, चाइना क्या कहते हैं, ताइवान इज क्लेम्ड बाय चाइना विच हैज वोट टू टेक द डेमोक्रेटिक आइलैंड वन डे बाय फोर्स इफ नेसेसरी एंड रैम्ड अप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रेशर अगेंस्ट इट। क्या कहते हैं कि ये मेरा है और मैं ये आइलैंड लेके रहूंगा। ठीक है, चाइना मिनिस्टर अब कंबोडिया में नए आए हैं, ये हमने बार बार पढ़ा है, हुन मैनेट, ही इज द सन, हिज सन हुन मैनेट, हुन प्राइम मिनिस्टर हैंडेड द जॉब टू हिज सन हुन मैनेट। ठीक है, हुन मैनेट जो है वो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही विजिटेड ओवर द वीकेंड टू रिफॉर्म द बब्बा हैंडेड द जॉब टू सन, हाँ वहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, बहुत बार। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, ठीक है, भी बहुत पढ़ा है, चलो करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इज द यूएस ईरान होस्टेज स्वैप फाइनली मटीरियलाइजिंग। अब यहाँ पर यार कुछ ना, मतलब कुछ होप दिखी है ईरान और यूएस रिलेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईरान यूएस से रिलेशंस, ठीक है ना, कुछ होप दिखी है, तो पहले पढ़ लेंगे फिर आगे बात करेंगे। ईरान यूएस रिलेशंस, ठीक है, तो ईरान यूएस रिलेशंस में क्या है, देखिए, ऑन August 10 ईरान मूव्ड 5 इरानियन अमेरिकन फ्रॉम प्रिजन टू हाउस अरेस्ट। ठीक है ना, अगस्त 2023 ईरान मूव्ड 5 यूएस से 5 इरानियन अमेरिकन फ्रॉम प्रिजन टू
हाउस अरेस्ट। ठीक है ना, 5 ऐसे लोग जो अमेरिका से लिंक रखते हैं, ठीक है, चाहे उनके ऊपर स्पाइंग की एलिगेशन, स्पाइंग मतलब सीक्रेटली ईरान की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे और अमेरिका को भेज रहे थे, वो पहले जेल में थे, अब उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है, मतलब उनको ईज ऑफ लाइफ दे दिया है। ठीक है, as part of tentative deal that is still being negotiated and could lead to their full release. ठीक है, ईरान agreed to release in exchange of around $6 to 7 billion frozen in South Korea because of sanctions on the country. ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ अ टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब लग रहा है कुछ होगा, ठीक है ना, टेंटेटिव डील। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ईरान अग्रीड टू रिलीज, ईरान अग्रीड टू रिलीज in exchange for around $6 to $7 billion frozen in South Korea because of sanctions. अब ईरान ने भी ऐसी हलवे में तो वापस दिया नहीं। ठीक है, ईरान ने क्यों किया, ईरान की क्यों रिलीज करा, क्योंकि ईरान को इतना पैसा मिलेगा जो साउथ कोरिया के अंदर फ्रोजन पड़ा हुआ है। क्यों फ्रोजन पड़ा हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में इसलिए फ्रोजन पड़ा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस क्यों लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर इल्जाम है कि वो बहुत सारा यूरेनियम इकट्ठा करके बैठा है। क्या इकट्ठा करके बैठा है, यूरेनियम इकट्ठा करके बैठा है, और ये क्या बनाना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, न्यूक्लियर बनना चाहता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर सैंक्शन लगाती है कि अगर इसके पास ट्रेड नहीं कर सकता, अपना ये नहीं बेच सकता, वो नहीं बेच सकता, कि अगर इसके पास पैसा नहीं आएगा तो ऑब्वियसली रिसर्च करने में, बॉम्ब बनाने में इसको दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाउएवर मोहम्मद जमशीदी, द इरानियन प्रेसिडेंट्स डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ सेड द अमेरिकन डिटेनीज विल रिमेन इन ईरान until the full transfer of frozen funds, the Islamic Republic News। वो कहते हैं कि ये ईरान में ही रहेंगे। ठीक है ना, अगर जब तक ये होता नहीं, पार्ट ऑफ टेंटेटिव डील टू रिलीज देम फुली। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर जब तक वो कहता फंड नहीं आता, ऐसे नहीं हम देंगे, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पक्के हैं। मिस्टर ब्लिंकन मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड इन देयर एफर्ट्स टू ब्रिंग अमेरिकन्स होम, ईरान्स ओन फंड्स वुड बी रिलीज्ड, यूज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स सच दे। अब इसके अंदर ये भी यूएसए वाले भी कहते हैं जो फंड्स हैं वो किसके लिए यूज करेंगे, फंड्स टू बी यूज्ड फॉर ईरान्स, मतलब ऐसा ईरान्स ओन फंड्स to be used for restricted, would be used for humanitarian, would be used for humanitarian purposes। ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए वो यूज करे सकते हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। द डेवलपमेंट ब्रॉट टू द ब्रदर। ठीक है, कतर एंड ओमान हैव एक्टेड एज मीडिएटर्स बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब ये हमारा 5th पॉइंट है। ठीक है, कतर एंड ईरान हैव एक्टेड एज मीडिएटर्स बिटवीन USA and Iran in the past। ठीक है ना, नाउ अब इसके अंदर इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू सैल्वेज 2015 न्यूक्लियर डील, ये समझाऊंगी मैं, लिख लो पहले। डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर US president pulled out in 2018। इसको समझिए, कतर और ईरान जो है वो मीडिएट कर रहे हैं, मतलब वो बातचीत करवा रहे हैं। सॉरी, कतर एंड ओमान, नॉट ईरान, कतर एंड ओमान। ठीक है, तो कतर और ओमान जो कंट्रीज हैं वो मीडिएट करवा रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में। 2015 की न्यूक्लियर डील क्या थी कि भैया तुम जो यूरेनियम है तुम्हारे पास, यूरेनियम है जिससे तुम न्यूक्लियर होने की कोशिश करो, वो तुम बाहर भेजोगे देश से, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस उड़ा देंगे, जिसके साथ ट्रेड करनी है करते रहो। ठीक है ना, बट 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उन्होंने इस डील से पुल आउट कर दिया। कहते हैं ये जो है इनकी फेवर की डील है, इसमें नाम बताए हुए हैं उन लोगों के जिनको बाहर निकाला जाएगा, जब निकाल लिए जाएंगे तब हम
ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये लिखेंगे। अभी के लिए इतना हमें पता होना चाहिए। देखिए अब माया जो है, ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में बात हो रही है। कौन लेकर आ रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसको पढ़ लेते हैं। India's defense ministry. India's defense ministry has decided to replace the Microsoft operating system in all its computers that can connect to internet with Maya and an Ubuntu based OS built locally. अब ये लिखना जरूरी है, ये हम पहले लिख चुके हैं वैसे, ये डिफेंस मिनिस्टर वाला, ठीक है। चलिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, Defense Ministry decided to replace Microsoft operating system OS in all computers connected to internet with माया, ठीक है। अब ये जो माया है ये क्या है? जो माया है वो क्या है? माया जो है वो है यूबुंटू बेस्ड ओएस बिल्ट लोकली, ठीक है ना, हमने बनाया है। हमारी डिफेंस मिनिस्टर रिप्लेस करिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विद माया, जो कि उबुंटू बेस्ड बिल्ट है और बिल्ट लोकली है। द न्यू ओएस इज करंटली बीइंग रोल्ड आउट ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री यूज करेगी, आर्मी एयरफोर्स नहीं यूज करेगी अभी, पर नेवी में कह रहा है कि परमिशन नेवी ने दे दी है। Maya have been developed by Indian government agency within 6 months and it aimed at preventing malware attacks. अब ये क्यों लेकर आए? Why? क्योंकि साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। Why? क्यों लेकर आ रहे हैं? साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। इसके ऊपर मैं बार बार बात कर चुकी हूँ, तो Why खुद लिख लो, ठीक है। The new OS will be backed by protection system called चक्रव्यूह। ये थर्ड पॉइंट बनेगा, ये दूसरा पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैनल होता है, ठीक है, डिवाइसेस पावर्ड रन ऑन विंडोज एंटी कैनल। कैनल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अब ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने बात नहीं करी है। तो पहले तो ये वाली बात नहीं हुई है, ये वाली बात नहीं हुई है, ठीक है, जो मैंने लिख लिया है। दूसरी बात जो मैंने करी है, बट तुमने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये साइबर अटैक से बचने के लिए लेकर आ रहे हैं, वाई वाला, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो लिखोगे वो चक्रव्यूह वाला पॉइंट लिखोगे, अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। अगर बनाए हैं पहले तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम कैनल की, ठीक है। कैनल क्या होता है? कैनल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर होता है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रन्स ऑन अ कंप्यूटर्स रैम दैट इज रैंडम access memory, ठीक है, रैम पे ऊपर रन कर रहा है। प्रायर टू बिल्डिंग कैनल आते, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स थे जिससे करा जा रहा था, ठीक है। जो माया है बिल्ट रन्स ऑन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। माया किस पे रन करता है? माया किस पे रन कर रहा है? माया जो रन कर रहा है, माया रन्स ऑन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इतना ही याद करना है अभी, ठीक है, बस, ठीक है। बाकी अगर आप क्लैट वाले हो तो ये पूरा पॉइंट नोट कर लो कि एप्पल कौन से पे काम करता है, विंडोज कौन से पे काम करता है, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। मैं स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन यहाँ पे, आप कर लीजिए। ऐसी स्टेज आईटी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनजीओ ऑक्सफैम। तो ऑक्सफैम इंडिया नाम का एनजीओ है, ठीक है। उसके कहा जा रहा है कि उन्होंने फंड्स आते हैं जो बाहर से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट फंड्स जो आते हैं बाहर से, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, उसके अंदर एक्शन ले लेते, तो वो स्टे लगा दिया, अभी कोर्ट देख रही है चीजें कुछ, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सफैम के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश में 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब जो स्टेट रन जो गवर्नमेंट रन कंपनीज है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स ले लिए, बट वो इकोनॉमिकली अनवायबल है, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो हम नोट्स में लेकर आएंगे, ये हमने कर लिया है, ये रिपीट हो रहा है, 2 चीज़ें रिपीट हो गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इंडिया चाइना टू होल्ड मिलिट्री टॉक्स टुडे।
ठीक है। अब यहाँ पे यार आपको ना कुछ चीजें जो है वो रिपीटेड है, सेम डिट्टो कॉपी। इंडिया एंड चाइना सेट टू होल्ड 19th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स ऑन मंडे एट चुनशुल एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू रिजॉल्व स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख, डिफेंस सोर्सेज सेड। द टॉक्स कम लेस देन month ahead of G20 leader summit in New Delhi. Chinese President Xi Jinping is expected to be present at the summit. अब देखिए हमारी जो कोविड के टाइम पे इनसे लड़ाई हुई थी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, वो उसके जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दो हमारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिसएंगेजमेंट की बात करनी है, वो कौन है? डेप्सांग एंड डेमचौक। डेप्सांग एंड डेमचौक, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस पॉइंट के बारे में, न्यूज सुन रहे हैं, तो ये यहाँ पर इन चीजों की हमने डिस्कशन कर रही है, किसकी? डेप्सांग और डेमचौक की। PP15 पॉइंट पर हमारी डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। PP15 क्या है? पेट्रोलिंग पॉइंट 15। यहाँ पे ये बता रहे हैं फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 17 इन गोगा हॉट स्प्रिंग्स एरिया इन अगस्त 2022 एंड फ्रॉम PP15 इन सितंबर 2022। ये डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी पीछे हो गए, हम भी हो गए। डेप्सांग और डेमचौक के बारे में हमें बात करनी है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लिखेंगे। यहाँ पे येलागिरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है? येलागिरी। अब येलागिरी क्या है? ठीक है, जैसे एडुगिरी वैसे येलागिरी। ठीक है, येलागिरी के बारे में पढ़ते हैं। मोर देन 200 centuries ago 200 Malay tribes people built traditional huts on the flat peak of the picturesque येलागिरी हिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? येलागिरी हट। रुको मैं बनाऊं तुम्हारी, मैं तो हट नहीं बना रही हूँ, मैं येलागिरी हट। ठीक है, अब ये कहाँ पर बनी, कैसे बनी, ये सारा हमको नोट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमारा बनेगा, ठीक है, मलाई याली। ठीक है, मलाई याली ट्राइब्स पीपल बिल्ड ट्रेडिशनल हट इन येलागिरी हिल इन तमिलनाडु। ठीक है ना, तो ये जो है मलायाली ट्राइब का मतलब दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। मलाई मीनिंग हिल। इसको मलाई पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। उसके अंदर धनिया पत्ता की चटनी डालो और रोटी के साथ खाओ। हाँ, तो इसमें मोटे भी होते हैं। मलाई मीनिंग हिल, यैली मीन्स पीपल। ठीक है, ये तमिलनाडु की ट्राइब है, पीपल। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है? तमिलनाडु, ये जो मलायाली ट्राइब है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु की ट्राइब है। बस ऐसी प्रपोजेस परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट फॉर ऑल कोर्ट्स। ये लिखेंगे क्यों? क्योंकि कोर्ट्स में अटैक हो रहे हैं, बताओ, लोगों को मार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट्स फॉर ऑल कोर्ट्स। ठीक है, परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट फॉर ऑल कोर्ट्स। चलो अब आगे इसमें देखेंगे। अब बस यही है, lawkiri.in पर जाके आप हमारे वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं जिनके ऊपर ऑफर चल रहा है। एजुगिरी 50 का कोड लगाएंगे तो वैसे वो आपको ₹300 की मिलती हैं, बट अभी आपको वो ₹250 की मिल सकती हैं। ठीक है, जून के जो MCQ लेक्चर्स हैं वो लाइव हो गए। MCQ लेक्चर्स नहीं, जून के जो MCQs करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाइव हो गए हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, तो वो अगर आपको लेने हैं वो ₹200 के, आप चेक कर सकते हैं ऑन lawkiri.in। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। LC सुपर सुन, बाय, टेक केयर।